दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है उस सबका तो आपको अंदाजा ही है। हर रोज खबरें सुन रहे हो। और जब कोई आर्थिक अपराध होता है आपके साथ या संयुक्त रूप से लोगों के साथ, तो उसमें न्याय मिलना और भी ज्यादा मुश्किल है। देश में लाखों लोगों के साथ हजारों करोड़ की ठगी हो चुकी है और हर रोज हम नए मामले सुनते हैं जिसमें साइबर फ्रॉड के मामले से साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों के अकाउंट में से उनका पैसा उड़ा लिया जाता है। कभी ओटीपी के माध्यम से, कभी फेक कॉल के माध्यम से, कभी जीमेल को हैक करके हमारे यहाँ रोज आर्थिक अपराध होते हैं। ये जो आर्थिक अपराध होते हैं ये इंडिविजुअल की श्रेणी में आते हैं, फिर आते हैं आपके सार्वजनिक रूप से या समूहों को लूटना या उनके साथ आर्थिक अपराध करना। उसमें आपकी चिटफंड कंपनियां हैं, चाहे वो क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है आजकल जो चल रही हैं, बोस्ट बेस्ड कंपनी जो चल रही हैं, फॉरेक्स मार्केट की जो कंपनियां वो चल रही हैं, या एनएफटी बेस्ड कंपनियां जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं पैसा डबल ट्रिपल करने की, सपने दिखाकर या वादे कर लाखों लोगों से हजारों करोड़ लूटकर फरार हो जाती हैं। ये आम बात हो गई है। हर रोज आप अखबार की हेडलाइंस में देखते हैं, उन सुर्खियों में पढ़ते हैं कि कैसे एक कंपनी आई जिसने बताया कि उसके पास जो प्लान है वो टोटली एआई बेस्ड है और वो उसके बेस पर ट्रेडिंग करती है फॉरेक्स मार्केट में और पर मंथ 5% से लेकर 15% तक देती है। बाद में पता चलता है टोटली मनी रोटेशन प्लान था और एक ही स्टेट के लोगों के साथ तो 2000-3000 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। बहुत सारे मामले तो उजागर भी नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अखबार ऐसी खबरों से पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, लोगों को ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी कहें या सागा ग्रुप के बारे में कहें तो अब ये आशंका होने लगी है कि कहीं ये दूसरी परल या सारा तो नहीं बनेगी। दोस्तों, इन दोनों मामलों में आप जानते हो कि एक दशक से के आसपास का समय हो गया, 10 साल 12 साल तो मेरे हिसाब से दोनों मामलों को हो गए होंगे। तब से ये लंबित है और कोई उचित कार्रवाई या ठोस कार्रवाई अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी एजेंसियों की तरफ से नहीं देखी जा रही है। यहाँ भी बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा गया था सागा ग्रुप में, सागा फ्रॉड केस में। अब एक एक करके उन सबको रिहाई मिल रही है। एक ऐसा ही मामला आपका ललितपुर से सामने आया है जिसमें हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया है जिनके ऊपर गुंडा एक्ट बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। तो उसमें से कुछ एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि भारत में जो ठगी करने वाले लोग होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, वो इतना खुलकर, इतना ओपनली और इतना चौड़ा होकर अपराध कैसे कर लेते हैं। आप एक बार ये लाइन्स सुनिए। इस मामले में आरोपियों की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट दायर की गई थी जिसमें 17 जून को पारित आदेश में पाया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के समय कारणवह आधिकारिक आधार की विधि सम्मत जानकारी नहीं दी गई थी। अनुच्छेद 22(1) एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के उल्लंघन के आधार पर उच्च न्यायालय ने इन सभी रिमांड के आदेशों को निरस्त कर दिया है। उक्त मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश की अदालत ने
शनिवार को दोनों आरोपियों को 1 लाख रुपए के मुचकुले पर अविलंब रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों की पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुपम वर्मा ने बताया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता और संजीव कुमार खरे दोनों की गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शनिवार को अपत्र सत्र विशेष न्यायाधीश ने दोनों की बिना जमानत गैंगस्टर समेत सभी मामले में रिहा कर दिया गया है। तो इसमें मुख्यतः बात यह है, रिहा कर दिया गया है। अच्छी बात है, बुरी बात है, वो तो आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश पर यहाँ इंडिया में बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। इसमें यह कहा गया है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो विधि समित जो तरीका था, जो प्रोसेस था, उसको फॉलो नहीं किया गया और जो आरोपीज हैं, जो एक्यूज्ड थे, उनको ये नहीं बताया गया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि अगर मैं इस खबर की मानूं जो अमर उजाला में पढ़ी गई है और जो मेरे को समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने उसको ये नहीं कहा कि आपको जो गिरफ्तार किया गया था वो गलत था, बल्कि उसने ये कहा कि जो आपको गिरफ्तार करने का मेथड, तरीका था, वो गलत था। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से पेश किया जा सकता है। और जनवरी में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन पे आपका बर्ड्स एक्ट भी लगा था और गैंगस्टर एक्ट भी लगा था और कुर्की की भी कार्रवाई सामने आ रही थी। तो दोस्तों, वो सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो क्यों छूटते हैं। तो इस प्रकार छूटते हैं, कहीं न कहीं शासन प्रशासन जानबूझ के छोड़ता है या उनसे रह जाता है, उसका फैसला आप लोग अपने विवेक से करें। लेकिन कुछ लूप होल्स ऐसे रह जाते हैं जिसके कारण यहाँ अपराधियों का बचना एकदम आसान हो जाता है। तो इसी के कारण हमारे जो आर्थिक अपराधी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, उन्होंने भारतीय व्यवस्था में लूप होल्स ढूंढ लिए हैं। आज की बात नहीं है, जब से हम आजाद हुए हैं तब से ही लूप होल्स हमारी पूरी व्यवस्था में ढूंढे जा चुके हैं या रहे हैं, जिसके कारण आज भी हम आर्थिक मामलों में कहें या किसी भी मामले में दुनिया से बहुत पीछे हैं। और न्याय के मामले में तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बिल्कुल है। यहाँ छोटे छोटे मुकदमों में फैसला आने में, न्याय मिलने में 25-30 साल लग जाते हैं। कई मामलों में तो हमने देखा कि 40-42 साल लग गए हैं। एक पीछे से मामला आया था। तो दोस्तों, इसी के कारण यहाँ आर्थिक अपराधी हुए या दूसरे प्रकार के जो सामाजिक अपराध भी करते हैं, उनके हौसले बुलंद रहते हैं। उनको पता कि ले दे के हर जगह यहाँ काम चल जाता है। करप्शन हमारे खून में पहुंच चुका है, जिसके कारण न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देरियों का सामना करना पड़ता है।